नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुभद्रा राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की तात्विक समीक्षा लेकर। कहानी की जब हम बात शुरू करते हैं तो आवश्यकता होती है प्रायः कि हम कृतिकार की भी बात करें, किंतु मुझे नहीं लगता कि एमए के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी होगा कि मैं जयशंकर प्रसाद का आपको परिचय दूं। और निसंदेह पुरस्कार कहानी आपने शालाओं में पढ़ रखी होगी। हाँ, जयशंकर प्रसाद की इस कहानी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी पृष्ठभूमि को समझें, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व को समझें, उनके संपूर्ण कृतित्व को समझें, तभी हमें पुरस्कार का मर्म समझ में आएगा। जयशंकर प्रसाद को आप मूलतः जानते हैं कि वह छायावाद के कवि हैं, और न सिर्फ छायावाद के सामान्य कवि हैं, अपितु छायावाद के जो 4 मुख्य स्तंभ रहे हैं उसमें से एक मजबूत स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह भी ध्यान रहे कि जयशंकर प्रसाद सिर्फ कवि नहीं हैं, वे एक निबंधकार भी हैं, जाने माने नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और उनकी सबसे बड़ी देन साहित्य जगत को कामायनी जो हमें सिखाती है कि अति का अंत होता है। जयशंकर प्रसाद का जितना भी लेखन कर्म है, आप उस पर गौर फरमाएं तो पाएंगे इतर इसके कि छायावादी कवियों पर आरोप लगे कि वे वायवी हैं। देश में जब स्वतंत्रता समर चल रहा है, ये प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति में डूबे हुए कवि हैं। जयशंकर प्रसाद का पूरा लेखन इस आरोप को खारिज करता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक तमाम आधारों को लेकर के अपना लेखन किया, और उनका पूरा जो गद्य लेखन है, आप देखिएगा कि उसमें एक निश्चित लक्ष्य है। लक्ष्य है देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, त्याग और बलिदान का, अखंडता का। पुरस्कार में भी हमें वही दिखाई देता है। पुरस्कार की पुरस्कार की तात्विक समीक्षा अगर हम करना चाहें तो चलिए हम आरंभ करते हैं कथानक से। पुरस्कार का कथानक, इसकी कथा बहुत दीर्घ नहीं है। 2 मूल पात्र हैं, नायिका मधुलिका और नायक अरुण। बहुत संक्षेप में आपको कहानी मैं याद दिला दूं, क्योंकि निश्चित ही आपने कहानी पढ़ रखी है। कथा का आरंभ होता है राजकीय उत्सव से। राजकीय उत्सव में राजकीय नियमों के अनुसार हर वर्ष राजा किसी एक का खेत चुनता है, जिसे राजा का खेत कहा जाता है। वर्ष में एक दिन इस उत्सव के अवसर पर राजा उसमें अपने हाथों से बीजारोपण करते हैं। इस वर्ष खेत चुना गया है मधुलिका का। मधुलिका राजकीय उत्सव में पूरा साथ दे रही है, कहीं बाधा नहीं बनती, उत्साह में भी कोई कमी नहीं है, और बड़े ही
सुंदर वातावरण में यह राजकीय उत्सव समाप्त होता है, पर अचानक मोड़ आता है तब जब राजा राजकीय नियमों के अनुसार ही अधिगृहीत भूमि के बदले मधुलिका को पुरस्कार देना चाहते हैं। स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका पुरस्कार लेती है और राजा पर न्योछावर करके बिखेर देती है। एक वृद्ध मंत्री उसे डांटता भी है, कहता है अबोध बालिके, यह राजकीय अनुग्रह है, इसे ठुकराना अपराध है। पर मधुलिका का कहना है कि यह भूमि उसके पितृ पितामहों की भूमि है, इसके एवज में मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। सब भौचक होते हैं। उत्सव समाप्त होता है, पर उत्सव के बाद किसी ने भी मधुलिका को देखा नहीं है। दृश्य यहीं समाप्त होता है। कहानी आगे बढ़ती है और आगे संकेत है कि मधुलिका अब अपनी भूमि की स्वामिनी नहीं रही और वह अपने खेत की सीमा पर जाकर एक मधुक वृक्ष के नीचे पर्णकुटी बनाकर रह रही है। दूसरे के खेतों में परिश्रम करती है और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। थोड़ी बात यह याद रहे कि उत्सव वाले दिन ही जब मधु वृक्ष के नीचे मधुलिका विश्राम कर रही होती है, मगध देश का राजकुमार अरुण उसके पास आता है। क्योंकि उसने राजकीय उत्सव के दौरान मधुलिका को देखा है और उसके सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आसक्ति उसमें जागी है। वह मधुलिका के पास आता है और उससे प्रणय निवेदन करता है। मधुलिका ठुकरा देती है, कहती है मैं कृषक बालिका हूँ और आप राजकुमार। कहानी का अगला अंक जो है वह 3 वर्ष बाद का दृश्य लेकर उपस्थित होता है। अंधेरी रात है, ठंड है, तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। झोपड़ी में मधुलिका अभाव के बीच में पड़ी हुई है। ठंड भगाने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। वह अभावग्रस्त इतनी है कि किसी तरह एक वक्त का खाना खाती है और दूसरे वक्त उसे फाका मस्ती करनी होती है। आज जब एकदम विपरीत स्थिति है और अभाव ने उसे यथार्थ बोध करा दिया है, उसे आज पुनः अरुण याद आ रहा है। वही अरुण जिसे उसने ठुकरा दिया था। वह अरुण की मधुर कल्पना में डूबी ही होती है कि हठात झोपड़ी पर दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है। सामने अरुण खड़ा होता है। ध्यान रहे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के लेखन में ये नाटकीयता, नाटकीय मोड़ सिर्फ नाटकों में नहीं मिलते, कहानियों में भी खूब मिलते हैं। अरुण और मधुलिका में वार्तालाप होता है। अरुण को भी समझ में आ जाता है कि मधुलिका बदल चुकी है। मधुलिका कहती है कि अरुण, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी ही बाट जोहती थी। और फिर होता यह है कि अरुण मधुलिका को स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो फांस लेता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। वह मगध का निर्वासित राजकुमार है। वह मधुलिका को लालच देता है कि मैं तुम्हारी भूमि तो क्या, पूरा कौशल राज्य सौंप सकता हूँ, तुम वहाँ की राजरानी बनोगी। अभाव के ठोकरों से ग्रस्त मधुलिका सपने में खो जाती है, प्रमाद में बह जाती है और तैयार हो जाती है। अरुण, जो कुछ भी तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अरुण की योजना के अनुसार मधुलिका राजा के पास जाती है।
राजा से कहती है कि मुझे दुर्ग के दक्षिण क्षेत्र की भूमि चाहिए। राजा कहते हैं उसे लेकर क्या करूँगी, वह तो ऊबड़ खाबड़ भूमि है। वह कहती है कि उसे मैं समतल करूँगी। राजा कहते हैं लेकिन वह तो दुर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि है। मधुलिका कहती है तो क्या मैं वापस जाऊं? राजा कुछ सोचते हैं, उनको लगता है कि पहली बार इसने पुरस्कार लेने से इनकार किया था, इस बार भी खाली हाथ कैसे जाने दूं। संकोच में वह उस महत्व की भूमि को देना स्वीकार करते हैं और वह दिन करीब आ जाता है जब अरुण कौशल दुर्ग पर हमले की तैयारी कर चुका होता है। रात्रि का पहर। अरुण कहता है मधुलिका से कि तुम अब घर जाओ और अंतिम प्रहर में हम आक्रमण करेंगे। मधुलिका वहाँ से लौटती है और अब उसके हृदय में मनोमस्तिष्क में अंतर्द्वंद पैदा होता है। वह बदहवास होती है, बेसुध हो जाती है, बड़ी तेज गति से चलती है, उसे कुछ सूझता नहीं है, अंधकार है, झाड़ियाँ हैं, वह कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। उसे याद आता है कि वह वीर सिंहमित्र की कन्या है, उस सिंहमित्र की कन्या जिसने कभी मगध के आक्रमण से कौशल राज्य की रक्षा की थी। यह मैं क्या करने जा रही हूँ। उसकी चेतना जागती है, उसकी अंतरात्मा उसे पुकारती है। वह तुरंत अपने विचलन से सही मार्ग पर लौट आती है और तेजी से तेज कदमों से दुर्ग की ओर भागती है। उसे मार्ग में सेना की टुकड़ी मिलती है। उनके बीच खड़े होकर वह पुकारती है मुझे बंदी बना लो। सैनिक बोलते हैं कि यह पगली है। वह कहती है मैं पगली नहीं हूँ। फिर वह बताती है कि एक दस्यु किले पर आक्रमण करने वाला है और किला उस दस्यु के हाथ में चला जाएगा। उसके बताने पर सेनापति सक्रिय होते हैं, सेना सक्रिय होती है और अरुण आक्रमण के पूर्व ही बंदी बना लिया जाता है। भोर का वक्त है। अरुण को दरबार में लाया जाता है। पूरी प्रजा इकट्ठी है, घोष करती है कि इसका वध हो। राजा सहमति देते हैं। राजा मुखातिब होते हैं मधुलिका की तरफ, बोलते हैं बता क्या पुरस्कार चाहिए। मधुलिका अरुण की तरफ देखती है और यह कहती हुई उसकी बगल में जाकर खड़ी हो जाती है कि अगर पुरस्कार देना है तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहानी यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों, यही प्रसादांत है। एक नया शब्द प्रसाद के लेखन के लिए चल पड़ा था। कहानी हो या नाटक, उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, सुखांत या दुखांत। इस कहानी को हम क्या कहें? न तो इसे हम सुखांत कह सकते हैं क्योंकि प्रेमी का वध होने वाला है, न इसे हम दुखांत कह सकते हैं। तो क्या है? ये प्रसादांत है, अपनी ही तरह का अंत है। अरुण को प्राण दंड मिलता है और मधुलिका स्वयं के लिए प्राण दंड पुरस्कार मांगकर प्रेम के प्रति भी न्याय करती है। अरुण को बंदी बनवाकर वह राष्ट्र के प्रति न्याय करती है और अपने लिए प्राण दंड मांगकर प्रेम के प्रति न्याय करती है। तो ये कथानक जो है लेखक का, फिर वही बात आती है कि कथानक कैसा है, क्या है। तो कथानक निश्चित ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि इसका लक्ष्य ऊंचा है। यह एक थोथी प्रेम कहानी नहीं है। जिस पृष्ठभूमि से जयशंकर प्रसाद गुजर रहे हैं स्वतंत्रता समर की, उस वक्त आवश्यकता थी
देश को जागृत करने की, देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम जागृत करने की, लोगों को तैयार करने की कि देश के लिए आहुति देने को तत्पर रहें। राष्ट्र बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? निश्चित ही व्यक्ति नहीं, राष्ट्र बड़ा है। व्यक्ति से राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र से व्यक्ति है। राष्ट्र बचेगा तो व्यक्ति बचेगा, अन्यथा व्यक्ति का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। यह कथानक ठीक माखनलाल चतुर्वेदी की वह कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसमें स्वयं को न्योछावर कर देने का भाव है देश के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से। तो कथानक की दृष्टि से पुरस्कार कहानी बहुत ही उत्तम कहानी है, कसी हुई कहानी है। आकार इसका छोटा है, रोचक है, प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता 80 बरस के बाद भी समाप्त नहीं होती है। आज भी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। वफादारी अपेक्षित है अगर देश को बचाना है। कथानक के बाद हम अगर बात करें पात्र की, चरित्रण की, तो जयशंकर प्रसाद की प्रवृत्ति के ठीक उलट इस कहानी में आपको एक सुखद चीज़ मिलेगी कि यहाँ पात्रों की संख्या बहुत कम है। जयशंकर प्रसाद के नाटक की दुरूहताओं की बात होती है, क्योंकि नाटक तो मंचन के लिए लिखे जाते हैं, तो दुरूहताओं की बात होती है, तो यही बात सामने आती है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक में पात्र इतने अधिक होते हैं कि दर्शक या पाठक उन्हें संजो कर रख नहीं पाता, दिमाग में फिसलते चले जाते हैं पात्र। इस कहानी में आप देखिए कि 2 पात्र हैं जो मुख्य हैं। इसके अलावा राजा, मंत्री या सेनापति ये सब नगण्य है। जहाँ तक चरित्रण की बात है, स्त्री चरित्र को उकेरने में जयशंकर प्रसाद को महारत हासिल है। मधुलिका को हम देखते हैं तो मधुलिका तरुणी होते हुए भी बहुत परिपक्व है, समय से बहुत आगे चल रही है, साहसी है, वीरांगना है, स्वाभिमानी है, त्यागी है, बलिदानी है, अपनी भूमि से, अपने राष्ट्र से, अपने राज्य से प्रेम करने वाली है। और दूसरी तरफ वह स्त्री है, उसके भी भीतर एक कोमल हृदय है जिसमें किसी के लिए प्रेम धड़कता है। और मधुलिका का चरित्र आप देखें तो हालांकि जयशंकर प्रसाद का पूरा लेखन आदर्शवादी रहा है, मधुलिका का चरित्र यथार्थ के काफ़ी करीब है। उसके चरित्र का विकास आप अगर देखें तो शुरू में जिस प्रकार से हमें वह स्वाभिमानी हठी दिखाई देती है, बीच में उसका विचलन होता है। वह अरुण का साथ देने को तैयार हो जाती है, राजद्रोह पर उतारू हो जाती है। उसके चरित्र का यह विकास, यह ह्रास है लेकिन स्थायी नहीं है, और इसके पीछे बड़ा कारण है। भूख क्या नहीं करा लेता, अभाव क्या नहीं करा लेता। जिस वक्त पुरस्कार को प्रथम बार मधुलिका ने ठुकराया था, उस वक्त वह अभावग्रस्त नहीं थी, इसलिए उसे आभास नहीं था कि भविष्य में उसे क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन 3 साल में ही उसने अभाव को चखा, यथार्थ को समझा, उसे नून, तेल, लकड़ी, आटे दाल का भाव याद आ गया और वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो गई। लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो नायक है
जयशंकर प्रसाद की कथा की जो नायिका है वह कैसे पतित हो सकती है? जयशंकर प्रसाद का आदर्श बाधित न हो जाता तो एक बार पुनः बहकी हुई यह तारिका वापस मुख्य मार्ग पर आ जाती है। उसे आभास होता है कि उसने गलत किया है, उसने राजद्रोह किया है। वह जाकर फिर से अपने वीर पिता की तरह फिर से कौशल राज्य की रक्षा करती है और दस्यु अरुण के हाथ जाने से बचा लेती है। उसकी राष्ट्रभक्ति, उसने प्रेम को न्योछावर कर दिया। तो मधुलिका का जो चरित्र है वह बेहद ही स्वाभाविक है। आदर्शवादी तो है ही, लेकिन उसमें सहजता है, स्वाभाविकता है। वह हमें बनावटी पात्र नहीं लगती। दूसरी ओर अरुण भले ही नायक है कहानी का, लेकिन उसमें नायकत्व के तो कोई गुण नजर नहीं आते। वस्तुतः यह कहानी है ही नायिका प्रधान, उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। लेकिन जो अरुण है वह हमें अधम पात्र ही ज़्यादा लगता है। मगध से निष्कासित है तो निश्चित ही किस लिए निष्कासित हुआ होगा? उसके कुकर्म होंगे, उसने राजद्रोह किया होगा। वह मधुलिका से प्रेम करता है, यह जताता है, पर सचमुच प्रेम करता है इसमें शक है, क्योंकि वह अवसर भुनाना जानता है। उसने मधुलिका को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। और अरुण के चरित्र के इस पक्ष के कारण ही मधुलिका का पक्ष और भी ऊंचा हो जाता है। मधुलिका अरुण के साथ प्रेम में वफादारी निभाए, पर कैसा है अरुण यह, जो दरअसल प्रेम करने लायक सही व्यक्ति है ही नहीं। पात्र और चरित्र चित्रण के पश्चात अगर हम बात करें देश काल वातावरण की, तो इस रचना का आधार जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार से हर एक रचना का आधार या तो ऐतिहासिक लेते हैं या पौराणिक लेते हैं या सांस्कृतिक लेते हैं, इसका आधार ऐतिहासिक राजनैतिक पृष्ठभूमि है। यह मध्यकाल का वह दौर है जब राजे महाराजे हुआ करते थे। राजा विस्तारवादी सोच वाले होते थे और अपने राज्य की सीमा बढ़ाना, चक्रवर्ती बन जाना, ये सब उद्देश्य हुआ करता था। तो पृष्ठभूमि राजनैतिक है और कहानी आद्यांत भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। कथा का जो आरंभ होता है वो राजकीय उत्सव से होता है और उसमें जो कर्मकांड है वह सब भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं। और देश काल वातावरण की अगर हम बात करें तो उस मध्यकाल को आधार बनाकर दरअसल जयशंकर प्रसाद अपने तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र को संदेश देना चाह रहे थे, जन जन को संदेश देना चाह रहे थे कि देखो, देश के लिए इस प्रकार से मर मिटने को तैयार हमें रहना चाहिए। संवाद की बात आती है तो संवाद के बारे में जब हम समीक्षा करते हैं तो प्रायः हम यह देखते हैं कि संवाद कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पात्रानुकूल हैं कि नहीं। जयशंकर प्रसाद की बात करते वक्त पात्रानुकूल भाषा संवाद बोलना तो कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके जितने भी पात्र हैं उनके संवाद भाषा शैली को इसमें जोड़ते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि वे पात्रानुकूल हैं ही नहीं, वो जयशंकर प्रसाद के अनुकूल हैं। खड़ी बोली, मानक भाषा, शुद्ध,
संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह वृद्ध मंत्री हो, चाहे अरुण या मधुलिका, सभी के संवाद एकदम घसे हुए, सधी हुई भाषा में बात करते हुए। और भाषा शैली पर अगर बात करूं तो जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली जयशंकर प्रसाद के अनुरूप ही है। मूलतः जो वह कवि हैं, छायावादी कवि हैं, उनका यह रूप हमको इस कहानी में भी दिखाई देता है। कहानी की जो भाषा है वह काव्यात्मक है, सीधी सपाट सतही नहीं है, आलंकारिक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप गद्य नहीं पद्य पढ़ रहे हैं, लोचदार है। और एक बड़ी विशेषता है इस कहानी की, इसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है उसमें चित्रात्मकता का गुण है। पाठक जब इस कहानी को पढ़ता है तो दृश्य मनोमस्तिष्क में आप ही अंकित होते चले जाते हैं, और उसका फायदा यह कि कहानी आत्मसात होती चली जाती है। हाँ दोस्तों, यह ज़रूर है कि कहानी की भाषा दुरूह है, कठिन है, लेकिन एक बार जब आप लय पकड़ लें तो यह दुरूहता परे हो जाती है, मर्म मुख्य हो जाता है, और आप उस लय को पकड़ करके आगे जब बढ़ते हैं तो कहानी समझ में आती है। और छात्रों से, विद्यार्थियों से तो मेरा यह कहना है कि आप लोग अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी तो अपने पास रखते हैं, लेकिन कृपया हिंदी से हिंदी डिक्शनरी, शब्दकोश भी तो रखना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि जब आप छायावाद पढ़ते हैं खासकर, तब आपको शब्दकोशों की आवश्यकता पड़ेगी ही। समकालीन कविता या नई कविता या नया गद्य या नई वाली हिंदी आज के दौर में जो लिखा जा रहा है, उसके लिए भले ही शब्दकोश नहीं चाहिए, लेकिन पुराना जो लेखन है उसमें, क्योंकि आग्रह था भाई, पहले तो खड़ी बोली में रचना होती ही नहीं थी। साहित्य का मतलब काव्य था, और काव्य का मतलब ब्रज भाषा और अवधि। खड़ी बोली को तो भारतेंदु के समय में स्थापित किया गया, द्विवेदी युग में परिमार्जित किया गया, और उसी बीड़ा को उठा करके छायावाद तक आते आते कवियों ने इसे पूरी निष्ठा के साथ प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। हमें दुरूह जरूर लगता है, लेकिन यह कार्य दोयम दर्जे का नहीं है। अंतिम बात उद्देश्य की। पूरी समीक्षा सुनते सुनते आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस कहानी को लिखने का उद्देश्य जनमन में देश के प्रति भक्ति जगाना, देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना जगाना है। इस कहानी में आपको देशभक्ति, देश प्रेम और प्रेम के बीच अंतर्द्वंद दिखाई देगा, और लेखक ने प्रेम को तुला में हल्का ही रखा है, देश प्रेम को वजन दिया है। सीधी सी बात यह कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि देश के लिए जो कुछ भी न्योछावर करना पड़े करना चाहिए, क्योंकि देश हर हालत में हमसे बड़ा है। बात मैं पुरस्कार शीर्षक की भी करना चाहूँगी। इस कहानी का शीर्षक लेखक ने पुरस्कार क्यों रखा? पाठकों को कहानी आरंभ करते समय यह लग सकता है कि चूंकि राजा ने मधुलिका को पुरस्कार देना चाहा, इसलिए इस कहानी का शीर्षक पुरस्कार है, लेकिन नहीं। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद अंतिम दृश्य में, अंतिम अनुच्छेद में पाठक को समझ में आता है कि यह है इस कहानी के शीर्षक रखे जाने का कारण। अद्भुत पुरस्कार, प्राण दंड का। अपने प्रेम के प्रति भी न्याय करती हुई मधुलिका देश के साथ खड़ी होती है, देश के साथ न्याय करती है, राजद्रोह जो उसने किया था उससे अपने आप को मुक्त करती है,
लेकिन उसने प्रेम भी किया था, उसके साथ वह कैसे द्रोह करे। तो न्याय करने के लिए भले ही प्रेमी उसका इस योग्य नहीं है कि उसके लिए कोई जान दे दे, लेकिन मधुलिका की दृष्टि में उसका सिद्धांत कहता है कि जब उसने प्रेम किया है तो प्रेम के प्रति भी द्रोह नहीं होना चाहिए। पुरस्कार में वह अपने लिए प्राण दंड चुनती है और प्रेम के साथ भी न्याय करती है। तो दोस्तों, यह थी जयशंकर प्रसाद रचित पुरस्कार कहानी की तात्विक समीक्षा। मुझे लगता है कि यह आपको कहानी को समझने में सहयोग देगी। धन्यवाद।